नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के दोषियों को 13 साल बाद सजा सुनाई गई। गुजरात की विशेष अदालत इस सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को सजाए मौत की सजा उन्होंने दी। कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल कुमार विश्वास के आरोपों पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जालौन जिले के माधवगढ़ में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में सपा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं और किसानों को साधने का प्रयास किया। श्रीनगर के नौहट्टा के ख्वाजा बाजार में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला कर दिया। ग्रेनेड के फटने के बाद आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए। अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के दोषियों को 13 साल बाद सजा सुनाई गई है। गुजरात की विशेष अदालत इस सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को सजाए मौत उन्होंने दी है। वहीं 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पिछले मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी और 49 लोगों को पहले ही दोषी करार दिया गया था। अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया था और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। 13 साल से अधिक पुराने इस मामले में अदालत ने पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्रवाई पूरी कर ली थी। पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए थे। अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया था और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। 13 साल से अधिक पुराने इस मामले में अदालत ने पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्रवाई पूरी कर ली थी। पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए थे। कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल कुमार विश्वास के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने कहा है कि कुमार विश्वास तो हास्य कवि हैं, कुछ भी कह देते हैं, जिसे मोदी जी और राहुल जी ने गंभीरता से ले लिया है। उन्होंने कहा है कि यह क्रम दिलचस्प है। राहुल गांधी ने सबसे पहले मुझ पर यह आरोप लगाया था। अगले दिन पीएम मोदी ने उसी भाषा का इस्तेमाल किया और प्रियंका गांधी, सुखबीर सिंह बादल ने इसका अनुसरण किया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि पीएम राहुल गांधी की नकल करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस, ईडी, आयकर और अन्य एजेंसियों ने पिछले 7 वर्षों में मेरे कार्यालय और आवास पर छापे मारे, लेकिन कोई भी एजेंसी मेरे खिलाफ कुछ भी ढूंढ नहीं पाई। फिर एक दिन एक कवि खड़ा हुआ और एक कविता गाई। उन्होंने कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए कहा कि इस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ। मैं अस्पताल बनवाता हूँ, बिजली फ्री करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे एक अधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि मेरे खिलाफ 2 दिनों के भीतर एनआईए में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मैं ऐसी सभी एफआईआर का स्वागत करता रहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार क्या करती थी, याद कीजिए। तो सपा 2012 में आई तो सबसे पहला काम आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का किया था। उन्होंने संवेदना किसान नौजवान के साथ उनकी नहीं थी, रोजगार और सुरक्षा के लिए नहीं थी, विकास के लिए भी नहीं थी। सपा की संवेदना अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के साथ थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बड़े माफिया और गुंडे सत्ता का संचालन करते थे, आज वे सभी जेल के अंदर है, जान की भीख मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे पूछ रहे थे कि चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा कभी कभी बुलडोजर को आराम भी चाहिए, उसको मरम्मत के लिए भेजा गया है। चुनाव में माफिया गुंडे बिल से बाहर आ गए हैं, अभी चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की हर नौकरी विवादित हो जाती थी, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ होता था। असुरक्षा का वातावरण है और यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में पर्यटन का बढ़ावा मिला है। अयोध्या में दीपोत्सव तो वृंदावन और बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम होता है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। हर भारतीय के लिए इससे गौरवपूर्ण बात और क्या होगी कि 500 साल बाद अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे।
जालौन जिले के माधवगढ़ में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को युवाओं और किसानों को साधने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में भाजपा शून्य होने जा रही है। भाजपा एमएसपी तक नहीं दे सकी, खाद भी किसानों को नहीं मिली, जिन्हें मिली भी उन्हें 5 किलो कम मिली। भाजपा पर तंज कसते उन्होंने कहा कि नोटबंदी कराकर सरकार ने सबके पैसे बैंकों में जमा करा लिए और उन्हें लेकर उद्योगपति भाग गए। अभी हाल ही में एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर भागा है। अखिलेश बोले कि उत्तर प्रदेश को बचाना है, साथ ही अन्य जानवरों से खेत भी बचाने हैं, तो सपा को जिताइए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो सरसों समेत सभी बुंदेलखंड की फसलों पर एमएसपी दिलाने का काम किया जाएगा। सरकार बनने के बाद बुंदेलखंड के लोगों को सुविधा देने के लिए सरसों के तेल का कारखाना लगवाया जाएगा। उन्होंने बोला कि प्रदेश में हर साल 2 से 2.5 करोड़ अंडे खाए जाते हैं और ऐसे में किसानों को मजबूत करने के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन और मछली पालन जैसे कामों को भी जो है ऋण उनमें मुफ्त दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह रानी लक्ष्मीबाई की धरती के साथ ध्यानचंद की अभ्यास स्थली भी रही है, इसलिए यहाँ के खिलाड़ियों के लिए भी सारे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान की सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचती है। सपा सरकार बीएड, डीएलएड और शिक्षा मित्रों का जिस तरह उन्होंने भला किया है, आगे भी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी सभी नौजवानों का भला करेगी। श्रीनगर के नौहट्टा के ख्वाजा बाजार में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला कर दिया। ग्रेनेड के फटने के बाद आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए, इससे हड़कंप मच गया। सूचना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में अन्य सुरक्षा बल पहुंचे। उन्होंने आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ग्रेनेड हमला उस समय किया जब बाजार में भीड़ थी। कई लोग मौके से इधर उधर जा रहे थे। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फेंका गया ग्रेनेड दुकानों के पास फट गया, इससे 3 दुकानों के शीशे टूट गए। अचानक हुए ब्लास्ट से इलाके में दहशत मच गई। इस घटना में किसी के भी जख्मी होने की सूचना नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के दोषियों को 13 साल बाद सजा सुनाई गई। गुजरात की विशेष अदालत इस सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को सजाए मौत की सजा उन्होंने कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल कुमार विश्वास के आरोपों पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जालौन जिले के माधवगढ़ में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं और किसानों को साधने का प्रयास किया। श्रीनगर के नौहट्टा के ख्वाजा बाजार में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला कर दिया। ग्रेनेड के फटने के बाद आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट देश के सबसे स्वच्छ शहर में बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को इसका लोकार्पण करेंगे। इसके शुरू होने के बाद इंदौर में करीब 400 बसें बायो सीएनजी से चलने लगेंगी। आपको बताते हैं कि इस प्लांट के बारे में कि आखिर कैसा है यह प्लांट और किस तरह की मशीनें यहाँ पर प्रयोग की जा रही हैं। बायो मिथेनसर क्या है और आखिर में किस तरह से बायो सीएनजी बनती है। दरअसल स्वच्छता में देश में सिरमौर, इंदौर ने कचरे से ऊर्जा बनाने की सोच को धरातल में मूर्त रूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार किया गया है। गीले कचरे के निपटान हेतु 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के बायो सीएनजी प्लांट को स्थापित किया गया है। नगर निगम प्रशासक एवं संभागयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना पर नगर निगम का कोई जो है वित्तीय भार वहन नहीं है करना पड़ता है। प्लांट को स्थापित करने वाली एजेंसी IISL
जो है नई दिल्ली द्वारा नगर निगम को प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में अदा करती है और इस प्लांट में प्रतिदिन 550 MT गीले कचरे को उपचारित किया जाएगा, जिससे 17,500 किलोग्राम बायो CNG तथा 100 टन उच्च गुणवत्ता की ऑर्गेनिक कंपोस्ट का खाद का उत्पादन होगा। यह प्लांट जीरो इंटरनल मॉडल पर आधारित है, जहां किसी प्रकार का अनौपचारिक वेस्ट नहीं निकलेगा। प्लांट से उत्पन्न होने वाली 17,500 किलोग्राम बायो CNG में से 50% गैस नगर निगम को लोक परिवहन की संचालित बसों के उपयोग हेतु बाजार दर से 5 रुपए प्रति किलोग्राम कम दर पर उपलब्ध की जाएगी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध शुरू की गई समस्त कार्रवाई और कार्रवाई के लिए जारी नोटिस वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की गई वसूली को लौटाने के आदेश भी दिए। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार को नए कानून के तहत कार्रवाई करने की आजादी दे दी है। यूपी में 2019 में हुए CAA विरोध प्रदर्शन में सरकारी व निजी संपत्तियों के नुकसान की वसूली के लिए भेजे गए सभी 274 नोटिस और कार्यवाहियों को वापस लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के इन नोटिसों को 13 और 14 फरवरी को वापस लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड के निर्देश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार द्वारा जारी वसूली के नोटिसों को खारिज करने की मांग की गई है। यूपी में CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के कारण राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों से उसकी भरपाई का फैसला किया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ व जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि यूपी सरकार प्रदर्शनकारियों से वसूली गई करोड़ों रुपए की राशि लौटाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नया कानून उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की आजादी दे दी है। यह कानून 31 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वकील रामप्रसाद सरकार की ओर से दायर इस याचिका में राज्यपाल धनखड़ को तत्काल पद से हटाए जाने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए उच्च न्यायालय केंद्र सरकार को निर्देशित करे। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि धनखड़ राज्य के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसके खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी करके पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के मुखपत्र के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि उच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति R भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा है कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग व प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राजभवन बुलाया था। अब राज्यपाल ने CM से कई मुद्दों पर माफी मांगी गई जानकारी जल्द भेजने के लिए भी कहा है। धनखड़ ने कहा है कि उन्होंने CM से जो जानकारी मांगी थी उनका अब तक जवाब नहीं दिया गया है। राज्यपाल द्वारा एक दिन पहले ट्विटर पर इसको लेकर एक पत्र भी सार्वजनिक किया गया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में ब्रह्मेश्वर धाम में पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने बाबा के पास गई महिला ने आरोप लगाया कि महाराज ने झाड़ फूक के नाम पर उसके साथ गलत काम किया है। हालांकि बाबा के समर्थकों का दावा है कि आरोप निराधार है। पुलिस ने गुरुवार को तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि वह ब्रह्मेश्वर धाम गई थी, वहां उस समय कोई नहीं था, सबको बाहर कर दिया गया था। झाड़ फूक के लिए महाराज ने ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा, फिर नीचे के कपड़े उतरवाए, इसके बाद गलत काम किया। वहीं महिला के पति का आरोप है कि मेरी पत्नी बीमार रहती थी, इसी वजह से मैं बाबा के पास धाम पर गया था। उन्होंने झाड़ फूक के लिए सामान लाने को कहा था। मैं मंगलवार को वहां गया तो भीड़ थी, इस वजह से बुधवार को पत्नी को लेकर वहां गया था। महिला ने पति के साथ खजुराहे थाने में गुरुवार को बाबा के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 6 घंटे तक इसके अतिरिक्त विक्रम सिंह ने शिकायत के आधार पर जांच भी की है और मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद जो है वो गहरा गया है, जहां उच्च न्यायालय में सुनवाई अभी लंबित है। वहीं अंतरिम आदेश के अनुसार कक्षाओं में छात्र छात्राओं के हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे आदि पहनने पर रोक लगी है। इसके बावजूद हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेजों में नोकझोंक और तनाव के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के तुमकुर में हिजाब पहनकर पढ़ाने से रोकने पर शिक्षिका के इस्तीफा देने का मामला भी सामने आया है। हिजाब पर विवाद के कारण तुमकुर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में चांदनी नामक अतिथि व्याख्याता ने इस्तीफा दे दिया। वह हिजाब पहनकर कॉलेज जा रही थी। अब हालांकि हिजाब विवाद के कारण इस्तीफा दिया है, ये जांच का विषय है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चांदनी जैन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में गेस्ट लेक्चरर थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब उनको हिजाब उतारने के आदेश का पालन करने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तल्खी बढ़ने पर आदेश का पालन कर हिजाब हटाने के बजाय उन्होंने नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए उनके इस्तीफे के पत्र में खुलासा हुआ है कि वह पिछले 3 साल से कॉलेज के अंदर हिजाब पहन रही थी। उन्होंने 16 फरवरी को कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंपे त्याग पत्र में लिखा कि जैसे कि आपने मुझसे मेरा हिजाब उतारने की मांग की थी, जो मैंने आपके कॉलेज में 3 साल से पहन कर आ रही हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी विषय के व्याख्याता के पद से इस्तीफा दे रही हूँ। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के दोषियों को 13 साल बाद सजा सुनाई गई। गुजरात की विशेष अदालत इस सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को सजाए मौत की सजा उन्होंने कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल कुमार विश्वास के आरोपों पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जालौन जिले के माधवगढ़ में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में सपा कंडे पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं और किसानों को साधने का प्रयास किया। श्रीनगर के नौहट्टा के ख्वाजा बाजार में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला कर दिया। ग्रेनेड के फटने के बाद आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामले में एम्स में नर्सिंग संवर्ग के पदों पर एक ही राज्य के 600 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। यही नहीं, एक ही परिवार के 6 लोगों को भी नियुक्तियां दी गई हैं। सीबीआई के छापा मारने के बाद एम्स ऋषिकेश लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती को लेकर एक नया मामला सामने आया है। एम्स में 2018 से 2020 के बीच नर्सिंग संवर्ग में 800 पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई, इनमें देश के विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। हैरानी की बात है कि 800 में से 600 पदों पर राजस्थान के अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इतने बड़े पैमाने पर एक ही राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति से भर्ती प्रक्रिया जो है संदेह के घेरे में है। हद तो तब हो गई जब राजस्थान के एक ही परिवार के 6 लोगों का नर्सिंग पदों पर चयन किया गया। मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को शिकायत दी गई है। सीबीआई टीम स्थानीय नियुक्तियों के साथ उपकरणों की खरीद की जांच भी कर रही है। नर्सिंग कर्मचारियों के लिए संबंधित राज्य की नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार नियुक्तियों के बाद भी कई अभ्यर्थियों ने अब तक उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है, जबकि वे एम्स में कार्य कर रहे हैं। एम्स में नर्सिंग संवर्ग के पदों पर नियमानुसार भर्ती की गई है। भर्ती प्रक्रिया की सभी जो है प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है। योग्य अभ्यर्थियों की स्थिति में राज्य कोई विषय नहीं है। एक परिवार से 6 लोगों के चयन का मामला संज्ञान में नहीं है। राज्य काउंसलिंग में पंजीकरण न कराने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा।
महाराष्ट्र के ठाणे में 100 मुर्गियों की अचानक मौत ने जिला प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत से जिले में फिर से बर्ड फ्लू की आशंका गहराने लगी है। ऐसे में यहां 25,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। ठाणे की शाहपुर तहसील के वेलोली गांव स्थित एक पोल्ट्री फार्म में 100 मुर्गियों की मौत हो गई। इसके बाद जिला प्रशासन ने मृत मुर्गियों के सैंपल पुणे स्थित लैब में भेजे हैं। ठाणे के जिला कलेक्टर राजेश जे नार्वेकर ने शुक्रवार को बताया कि संक्रमण की आशंका को देखते हुए पोल्ट्री फार्म से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 25,000 से ज्यादा पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बुर्का पहनकर पहुंची एक महिला को देखकर गुरुवार को हड़कंप मच गया। बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु एक महिला को देखकर चौंक गए। इस दौरान मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की नजर महिला पर पड़ी और उन्होंने महिला को रोक दिया। बुर्के में बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर आई महिला के बारे में मंदिर प्रशासन को बताया गया है। महिला से पूछताछ के बाद जब हकीकत का पता चला तो समिति ने उसे दर्शन करने की अनुमति दी, जिसके बाद महिला बाबा महाकाल के दर्शन कर सकी। जानकारी के अनुसार बुर्के में महाकाल मंदिर आने वाली महिला मुस्लिम नहीं थी, वह राजस्थान के भीलवाड़ा से मंदिर दर्शन करने आई थी। महिला का नाम लक्ष्मी है, जो कि अपनी मां और पिता दालचंद के साथ मंदिर पहुंची थी। महाकाल मंदिर में दर्शन कराने से पूर्व पुलिस ने उसे पूरी जानकारी ली। महिला के परिजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से कमजोर है और लंबे समय से घर वालों से बुर्के में महाकाल मंदिर आने की जिद कर रही थी। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए परिजनों ने उसे मंदिर लेकर पहुंचे। वहीं जब पुलिस ने महिला से बुर्के में मंदिर आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो जिन्न के आदेश पर बुर्का पहनकर मंदिर में आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम कर्मचारी चयन करने को स्वीकृति दी गई। आयोग सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग रोजगार निर्माण बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद अशाकीय है और व्यक्ति को देने का भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमति दी गई है और इसे भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। आपको बता दें कि नर्मदा एक्सप्रेस अमरकंटक से शुरू होकर झाबुआ तक जाएगा। 906 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से प्रदेश के 12 सड़कें जो हैं वो जुड़ेंगी। प्रदेश सरकार ने 19वें एशियन गेम के लिए घुड़सवार फराज खान को 50 लाख रुपए प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत किया है। फराज जर्मनी के प्रशिक्षण और गेम्स की तैयारियां करेंगे। खंडवा के बडवा में नया IIT खोलने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। अभिनेत्री सनी लियोनी धोखाधड़ी और ठगी का शिकार हो गई हैं। अभिनेत्री ने गुरुवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि कुछ बदमाशों ने उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल 2,000 रुपए का कर्ज लेने के लिए किया है, जिसके बाद उनका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो गया है। उन्होंने इंडिया बुल सिक्योरिटीज पर मदद न करने का भी इल्जाम लगाया है। सनी लियोनी ने लिखा है कि कुछ बेवकूफ़ों ने जो है 2,000 रुपए का कर्ज लेने के लिए मेरे पेन का इस्तेमाल किया और मेरे सिविल स्कोर को FKC किया है और इंडिया बुल सिक्योरिटी लिमिटेड इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। भारत कैसे इसकी अनुमति देता है? ट्वीट के कुछ समय बाद कंपनी ने अभिनेत्री से संपर्क कर उनकी परेशानी का समाधान किया, जिसके बाद सनी ने अपने ट्वीट्स को डिलीट कर एक अन्य ट्वीट किया। अभिनेत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें दावा किया गया था कि इंडिया बुल सिक्योरिटीज लिमिटेड और इंडिया बुल्स होम्स लोन ने उनके मुद्दे को तुरंत हल कर दिया है। अभिनेत्री ने लिखा कि धन्यवाद इंडिया बुल सिक्योरिटी लिमिटेड एंड इंडिया बुल्स होम लोन इस मामले को तेजी से हल करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए यह फिर कभी नहीं होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के दोषियों को 13 साल बाद सजा सुनाई गई। गुजरात की विशेष अदालत इस सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को सजाए मौत की सजा उन्होंने दी। कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल कुमार विश्वास के आरोपों पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शहर के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया।
जालौन जिले के माधवगढ़ में सपा प्रत्याशियों के समर्थन में सपा करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने युवाओं और किसानों को साधने का प्रयास किया। श्रीनगर के नौहट्टा के ख्वाजा बाजार में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला कर दिया। ग्रेनेड के फटने के बाद आसपास की दुकानों के शीशे तक टूट गए।